अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। 25% टैरिफ अब घट करके 18% हो चुका है और ये फैसला आया है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत के तुरंत बाद। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से घटा करके 18% कर दिया, जो कि मेड इन इंडिया उद्योग और रोजगार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला दावा है कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने का फैसला ले लिया है, यानी कि इस पर सहमति जता दी गई है। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल भी बांधे हैं। ट्रेड डील की घोषणा करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब इसी के साथ एनर्जी डील का संकेत उनकी ओर से दिया गया। अब लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि टैरिफ में राहत की कीमत भारतीय नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद जरूर व्यक्त किया है, लेकिन जिन दावों का जिक्र किया है ट्रंप ने, उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। अब इंतजार करना होगा कि भारत की आगे आने वाले समय में रणनीति क्या कुछ होगी। तो भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई है और इसको लेकर के एक टाइमलाइन भी है और इस टाइमलाइन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अब भारत आखिर और किस तरीके के दाव आने वाले समय में चलने वाला है, इस पर भी अब फोकस हर किसी का रहने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे इस वक्त रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। और अमन अग्रवाल जी, प्रोफेसर हमारे साथ भारतीय वित्त संस्थान के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। एम्बेसडर महेश सचदेव जी हमारे साथ, पूर्व डिप्लोमेट जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक एक करके हम सभी मेहमानों के पास जाएंगे। सबसे पहले मैं सुधाकर सर आपका रुख कर रही हूँ। सुधाकर जी, एक बड़ा विषय ये हो जाता है चर्चा को लेकर के कि आखिर अचानक से ट्रंप ने अपना इरादा बदल दिया, 25% से घटा करके उसे 18% का ये कर दिया है। भारत पर जो टैरिफ अब तक लग रहा था, ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है जो 50% टैरिफ का जिक्र बार बार ट्रंप की ओर से किया जा रहा था, वो पूरी तरह वापस हो जाए? सर ऑडियो म्यूट है आपका, सर उसे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं। बिल्कुल क्वाइट संभव है इसमें, और ये भी संभव है जो उन्होंने 18% कल किया है रात को, वो हो सकता है कि आने वाले कल में वो फिर से उल्टा पलट जाए। पर सो इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक एंड थिंक प्रोग्रेसिवली दैट लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इन। बहुत हमारे डिप्लोमेट्स और बहुत इंटरलोक्यूटर्स जो है बहुत मेहनत किए हैं, लगातार पिछले कोई महीनों से एंगेज करके रखा है अमेरिका के साथ। ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए। भारत से ज़्यादा मैं तो कहूँगा यूएसए के लिए है, नहीं तो इंडिया के बिना वो कहीं के नहीं रहते। इसी के साथ जो सवाल आप कर रहे हैं इसमें मैं दो तीन चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर एक, जो भी कुछ हुआ है इसके अंदर एक छुपा हुआ है एक कैविएट। वो कैविएट है कि जब प्यूटिन साहब भारत में आए थे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, उनके साथ रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुई है 5 साल के लिए। तो वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें एक पहलू है ये जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो ये समझता हूं कि रशिया का ऑयल जो आप इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं वो खरीदना चाहिए या बंद करना चाहिए। रशिया का ऑयल का अगर आप परसेंटेज देखते हैं 2022 और 24 के बीच में, जब 1.6% था 2022 को, ये बढ़ते हुए सितंबर 2024 को ये पहुंच गया था 41%। और सितंबर 2024 के बाद 25 के बाद ये धीरे धीरे 24 के बाद ये धीरे धीरे कम होते गया है। 31% था सितंबर 2025 को, और आज के दिन में सुनने मिला कि ये कम होके करीब करीब 27 या 26% हो गया। यानी कि ये डाउन में ये एक डिक्लाइन होते जा रहा है जो हमारा प्रोक्योरमेंट है रशिया की ऑयल। तो ये आने वाले समय में ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा ना करके हमें फोकस करना चाहिए कि ये जो डील हुआ है अमेरिका के साथ, इसको कैसे बरकरार
या जीरो टैरिफ की तरह कैसे किया जा सकता है। उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव स्पाइरल के साथ सब काम करेंगे। और अमेरिका अभी प्रेशर जो यू के साथ एग्रीमेंट हुआ है, इसके वजह से मेरे विचार के मुताबिक ये ज़्यादा उनको एम्बैरेसिंग लगा है और बहुत झटका लगा है, जिसकी वजह से ये जल्दबाज करके हिंदुस्तान के साथ ये टैरिफ को लो किए हैं। क्योंकि उनके जो एडवाइजर्स हैं वो जाके डोनाल्ड ट्रंप को बताए होंगे व्हाइट हाउस के अंदर कि इनके जो भी कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अभी जी। नया एम्बेसडर आ रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका से, इनके तरफ से भी काफी सलाह दिया गया होगा कि जितने भी सारे वो कदम उठा रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव है और हिंदुस्तान को साथ में लेके चलने में उन्हीं का ही हित है। इसीलिए ये जो टैरिफ एक माइंडलेस मैं कहूँगा टैरिफ का जो बिजनेस चला रखे हैं, इससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा ना कि हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान एफटीए करते जा रहा है, इससे फायदा होते जा रहा है। और भी देश हैं जिनके साथ एंगेज करके रखे हैं, 9 देशों के साथ हो चुका है या ग्रुपिंग के साथ। आने वाले समय में हो सकता है कि 9 बढ़ के करीब करीब 18 या 20 हो जाए। तो इससे यूएस को बहुत नुकसान होने का खतरा है। इसीलिए वो जल्दीबाजी अपना यू टर्न करके मेरे विचार के मुताबिक उन्होंने 18% किए हैं और आने वाले समय में मैं यही उम्मीद करता हूं ये 0% टैरिफ भी हो सकता है। बैक टू यू। ठीक, प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर हैं आप। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है कि जब इस तरीके के डिप्लोमेटिक तरीके से एक पोस्ट सामने आ जाए ट्रंप का, और उसके बाद से हमने ये देखा कि धन्यवाद तो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन इसमें आधिकारिक तौर पर ये कहीं जिक्र नहीं किया गया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। तो कैसी रणनीति के तहत में काम करना चाह रहे हैं ट्रंप? अब वो दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, क्या वाकई अगर ऐसा हो जाता है तो रूस के साथ क्या भारत के संबंध खराब नहीं होंगे? देखिए जी, पहली बात तो जहाँ तक ऑयल की बात है, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी मंत्रालय से कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं आई है किसी भी ऑफिसर की कि हम रूस से ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। जी। हाउएवर, जयशंकर साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने और लोगों ने ये जरूर कंफर्म किया है कि जो भी हिंदुस्तान के हित में होगा उस तरीके से हिंदुस्तान कार्य करेगा, चाहे वो रूस से तेल लेने की बात हो या किसी और देश से कोई सामान लेने की बात हो। तो जहां तक ये है, ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर चुके हैं पिछले 6 महीने में। और ये चीज अमेरिका को भी पता है कि हिंदुस्तान उनके डराव में, धमकाने में, उनको कोई भी चीज करने से नहीं डरेगा, ना ही उनके हिसाब से वो काम करेगा। दूसरी बात, जहां तक टैरिफ रिडक्शन की बात है, हम ज़्यादातर कंपनीज में भी और कुछ देशों में भी देखते हैं कि पहले वो एक चीज़ को दाम बढ़ा देंगे और फिर उसके दाम थोड़े कम कर देंगे और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितना वाह वाह हो गया। पहले आपने सीधा 25% कर दिया, अब उसको 18% किया है। जो बाकी 25% है उसमें भी ट्रम्प का ये स्टेटमेंट है कि अगर हिंदुस्तान करता है तो हम करेंगे। तो अभी जो रिडक्शन है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में आया है, कोई डायरेक्टिव ट्रेड डिपार्टमेंट से या उनके सेक्रेटरीट से ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं आया है जहां पे उन्होंने कहा है। ऑल्दो जो सेक्रेटरीट होता है उसको, जो लीडर होता है कोई भी, उसके वर्क शब्दों को मान्यता देनी होती है। तो हम मान के चलें कि अभी जो रिडक्शन हो रही है वो सिर्फ 25 से 18% हो रही है। एक चीज और समझना जरूरी है, जो ये 25% की टैरिफ लगाई गई थी उससे हिंदुस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदुस्तान अमेरिकन रह रहे हैं उनको ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया था वो इनइलास्टिक डिमांड है उनकी। देखिए, फार्मास्यूटिकल उनके लिए बहुत जरूरी है, उस पर नहीं लगाया उन्होंने। उसके बाद जो उन्होंने लगाया जेम्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर, जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है विश्व के अंदर। जेम्स एंड ज्वेलरीज कौन खरीदता है? जहां पे अगर 1 लाख रुपए का सामान आप खरीद रहे हैं तो 1,10,000 का खरीदेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको खरीदना ही है। अगर आपको 1 करोड़ की चीज खरीद रहे हैं तो उसमें आप 10 लाख रुपए और भी लग जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी इनइलास्टिक रहती है। जेम्स एंड ज्वेलरीज कोई एक आम आदमी, लोअर क्लास आदमी नहीं खरीदता है, एक मध्यम वर्ग और अपर मध्यम वर्ग अमेरिका में खरीदता है। उसको $5-10 से कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो टेक्सटाइल्स में उन्होंने लगाया, जो हिंदुस्तान है वो लो एंड टेक्सटाइल्स में डील नहीं करता है। जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है, चाइना है, जो उनकी टेक्सटाइल्स बनती है वो लो एंड, बिल्कुल जो लो मार्केट है उनके लिए बनती है, बहुत सस्ती बनती है। हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल्स है वो डिजाइनर टेक्सटाइल्स है, हाई एंड टेक्सटाइल्स है, जो मिडिल क्लास और उसके ऊपर के लोग अमेरिका में खरीद रहे हैं। उनको भी $5-10 जो टैक्स लगेगा उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा, उनको नहीं खरीदना है, खरीदना ही पड़ेगा। तीसरी चीज उन्होंने जो मेजर आइटम पे लगाया है वो मसाले हैं।
जो मसाले होते हैं, जो मसाले होते हैं वो भी जो खरीदने वाले हैं वो हिंदुस्तानी खरीदने वाले हैं। जो लोअर तबके का है या स्टूडेंट है जो जाता है वहाँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है खरीदने के लिए, वो फिर मसाले और हिंदुस्तानी खाना नहीं बनाता है, वो वहाँ के चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाता है। तो जो मसालों में भी जो लग रहा है वो ऐसे सेगमेंट में लग रहा है जहाँ पे आदमी को अगर रोटी बनानी है तो घी लेना है तो घी लेना है, मसाला लेना है सब्जी बनाने के लिए तो मसाला लेना है। तो इस वजह से जो ज्यादातर आइटम्स हैं इस तरीके से, वो ऐसे हैं जिनकी इनइलास्टिक डिमांड, मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में, मैं एग्जांपल दूं, सिगरेट होता है, कहीं भी सरकार सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाती है तो ठीक आप है सर। देखेंगे कुछ दिनों तक तो थोड़ा कंजम्पशन कम होता है इंसान का, हम्म। फिर वापस उसी कंजम्पशन लेवल पे आ जाता है जिस लेवल पे वो था। तो इसलिए इससे जो हानि हो रही है वो अमेरिका के इकोनॉमी को ज्यादा हो रही थी, ना हिंदुस्तान को। और ठीक है। इसीलिए भारतवर्ष में अभी भी हम प्रगति पिछले 3-4 क्वार्टर्स में देख पा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इकोनॉमिक सर्वे से क्लियर नजर आ रहा है कि 7.4% ग्रोथ इस साल में होने की उम्मीद है। जबकि धमकियां भी हुई, युद्ध भी हुआ, अनसर्टेनिटी भी रही, टैरिफ को 50% कर दिया गया उसके बावजूद, और ऑयल कंपनियों ने रिजर्व भी क्रिएट कर लिए जो ठीक है रशियन ऑयल सर, के मैं थ्रू। आपके पास लौट अगर रही हूँ। अब एक सवाल ऐसे में मैं एम्बेसडर महेश सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आप सर, एक सवाल ये भी ज़हन में आता है कि क्या चीन और बांग्लादेश पर इस कदम के बाद भारत भारी पड़ने वाला है? धन्यवाद। आपका सवाल रोचक है, पर इसका एक परिप्रेक्ष्य सिर्फ अमेरिका के लिए है, और दुनिया भर के बारे में चीन और बांग्लादेश पर भारत भारी पड़ेगा ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अतिशयोक्ति होगी। जी। कहना ये चाहूंगा कि अमेरिकी बाजार में जो भी जो टैरिफ लगे हुए हैं तीनों देशों पर, उनमें से भारत के टैरिफ शायद सबसे कम हैं। बांग्लादेश पर 20% है और चीन पर घटते बढ़ते रहते हैं, और 30% जहां तक मुझे याद है उन पे उनके उत्पादों पर टैरिफ अमेरिका में है। तो इस तरह से हमें थोड़ी बढ़त मिलेगी उन उत्पादों के को लेकर के। और मैं अग्रवाल साहब से कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश से ज्यादा है, वियतनाम से ज्यादा है। जी। जो लोअर एंड के जो उत्पाद हैं, चाहे वो लेदर के हों चाहे वो टेक्सटाइल के हों, उनमें हमारी इन सब के साथ प्रतिस्पर्धा है अमेरिकी बाजार में। और उससे हमें लोअर टैरिफ मिलने से हमको ज्यादा फायदा होगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो इब्तिदा हुआ है, एक घोषणा भर हुई है, वो भी सोशल मीडिया पर। ट्रम्प साहब सोशल मीडिया पर तो कई जंगें जीत चुके हैं और कई युद्ध बंद करा चुके हैं, और उनकी जो जो विवादित टिप्पणियां होती हैं सोशल मीडिया पर, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उसका उनका अपना इतिहास है, और वो अपने मेगा बेस के लिए वो करते हैं ये सब, कि दिखाने के लिए कि उन्होंने विजयश्री हासिल की है भारत के प्रति, और और वे हमेशा जीतते हैं, और आर्ट ऑफ डील मेकिंग में उनकी सिद्धहस्तता है वगैरह वगैरह। तो ये उनके लिए है। जी। अब चाहे वो पहले भी ऐसा कई बार कह चुके हैं कि भारत तेल की खरीदारी कम कर रहा है, रूस से बंद कर रहा है, भारत ने उनके दबाव में आकर के पाकिस्तान से युद्ध विराम किया है। ये सब बातें इतनी गंभीरता से नहीं ली जानी चाहिए, हमारा अनुभव है इस बारे में। और जब दोनों देशों के व्यापार मंत्रालय ये निर्धारित करेंगे कि क्या दोनों के बीच में समझौता हुआ है, तभी हम इस बात को गंभीरता से लें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, अगली बात, कि दोनों के बीच में व्यापक आर्थिक समझौते के लिए वार्तालाप चल रहा है पिछले साल फरवरी से, अब 1 साल हो चुका है, और हमें उस लक्ष्य की तरफ निगाह रखनी चाहिए। अभी जो ट्रम्प साहब ने जो कहा है, वो एक जो उन्होंने ही खुद लागू किया था, 25% और 50%,
उसका उन्होंने उसको वापस लिया है। हमारी तरफ से तो कोई इस बारे में पहल नहीं की गई थी, सिवाय इसके कि हमने कहा था कि ये अनुचित है और व्यवहारिक नहीं है। तो इसको लेकर के जो जो कुछ भी करना था वो ट्रम्प साहब को करना था, और उन्होंने लगता है कि अपने कारणों से ही उसको ठीक है। वापस लिया है। अब ये देखना है कि कहाँ जा करके ये जो विवाद है वो खत्म होता है, और अगर व्यापारिक समझौता होता है लेकिन तो सबसे खास वो बात ये भी है उसमें सर, काफी इसमें महेश निर्धारित सर, होता है। सबसे खास बात तो ये भी है कि चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान और इंडोनेशिया से इस वक्त भारत ऊपर उठ चुका है, क्योंकि भारत से अब ज्यादा टैरिफ इन देशों पर है और कहीं ना कहीं फायदा इसको हमें होता हुआ दिखाई अब भारत में देने लगा है, क्योंकि शेयर बाजार की भी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। इसी के साथ मैं अब रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ राणा यशवंत जी भी जुड़ चुके हैं, सीईओ एंड एडिटर इन चीफ है न्यूज इंडिया के। सर, वेलकम नोट के साथ ही सर मैं ये समझना थोड़ा सा, और हमारे दर्शकों के लिए भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमें बताएं कि किस तरीके से इसका फायदा सीधे सीधे भारत को मिल सकता है। ये सवाल जो है थोड़ा सा पेचीदा है जब तक डिक्लेरेशन पेपर पे ना आ जाए। जी। ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आपके सामने जब तक नहीं आती हैं तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना फायदा हिंदुस्तान को हो रहा है। जी। क्योंकि डिप्लोमेसी में डायलॉग, डील्स, डिक्लेरेशंस, इनका अपना एक प्रोसेस है। जी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, डील्स हो गई हैं। अभी हमारे मेहमान कह रहे थे कि वो अपनी बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। अगर हमने सभी उनके इंपोर्ट पर जीरो टैरिफ कर दिया है या कर देंगे समय के साथ साथ, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं करेगा। हिंदुस्तान अभी तक, आप पिछले कई वर्षों के दौरान देखेंगे तो अपने इंटरेस्ट को सर्व करके इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी डील्स हैं वो करता रहा है। रूस के साथ हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का, वो हमारे इंटरेस्ट में रहा है। हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे रूस के साथ इंपोर्ट, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। रूस के साथ इंपोर्ट हम करेंगे, हाँ अमेरिका और वेनेजुएला के साथ हम इंपोर्ट ऑयल का बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं कि हम 500 अरब डॉलर इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से, कहां से कर लेंगे? पिछले साल का रिकॉर्ड आप देखिए तो लगभग 41.5 अरब डॉलर का इंपोर्ट इंडिया का है अमेरिकी गुड्स का। उससे पहले 212 अरब डॉलर का है। तो 212 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड है, जी। और उसमें हमेशा हिंदुस्तान जो है ना फायदे में रहता है। तो हिंदुस्तान अमेरिका के बीच में अभी तक जो ट्रेड है उसमें अगर हमने अमेरिकी सामान 500 अरब डॉलर के ले लेंगे, ये असंभव है। मतलब कई 100 गुना ज्यादा इंपोर्ट हम बढ़ा लें, सभी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे हम जीरो टैरिफ कर लें। खास करके मैं एग्रीकल्चर की बात जरूर करूंगा कि एग्रीकल्चर को लेकर हिंदुस्तान बहुत सेंसिटिव रहा है, और हमारे देश के भीतर एक बड़ी आबादी है जो खेती से जुड़े हुए कामकाज पर रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स से हैं। तो इनको हम 500 अरब डॉलर के आसपास इंपोर्ट अमेरिका का नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि टैरिफ ठीक है, कम किया है, 50-18% है। चाइना ब्राजील को हम देखें तो 50% है, पाकिस्तान 19% है, बांग्लादेश 18% है, तो बल्कि 19% है। तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुकाबले भी कम टैरिफ पे हैं, लेकिन जितना टैरिफ हम पहले देते रहे हैं उसके मुकाबले ये टैरिफ तब भी ज्यादा है। और ये तब है जब यूरोपियन यूनियन के साथ हमने एक बड़ी डील की है, और उसने कमोबेश हमारा जो सामान अमेरिकी बाजार में जाता था उन सामान के लिए एक नया बाजार निकाला, और नई शर्तों पर, यानी कि 97-99% जो हमारे गुड्स हैं, जो सामान यूरोपियन बाजार में जाएगा वो जीरो टैरिफ के साथ होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ है। तो लाजमी है कि वो यूरोपीय बाजार हमारे लिए जब खुला है तो अमेरिका के ऊपर भी दबाव हुआ। अमेरिका में जितनी कंपनियां हैं, भारत बहुत बड़ा बाजार है, उनका दबाव उनके ऊपर रहा, अपनी सरकार के ऊपर रहा है। सरकार को भी बहुत परेशानी है। अमेरिकी हुकूमत के भीतर से जो बयान पिछले 5-7 दिनों के भीतर आए हैं, जब यूरोपियन यूनियन के साथ हिंदुस्तान की डील हुई है, जिसको मदर फॉर डील्स कहते हैं, उसके बाद से वहां परेशानी बेचैनी देखी जाती रही है। जाहिर है कि हिंदुस्तान ने अपनी शर्तों पर भी बात की होगी, हिंदुस्तान ने अपने इंटरेस्ट बहुत हद तक सेव किए होंगे। मोटे तौर पर हम कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए या हमने समझौते कर लिए हैं, हम उनकी सारी बातें मान गए हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा हो सकता है। जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आता। हमारे बहुत से जितने मेहमान हैं ये बहुत मैच्योर्ड हैं, सीजन्ड
डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अफेयर्स के जानने वाले लोग हैं। आपकी समझ बहुत मतलब उम्दा है। तो जाहिर है कि आप सबों की जो भी राय है उसको तरजीह दी जानी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जाकर के किसी देश या दो देशों के बीच के समझौते, संधि, डील्स, डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट को हम हूबहू ऐसा ही मान लें, मुझे लगता है कि ये नासमझी होगी। हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और पूरी डील्स को ठीक देखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीत सर डिफेंस सेक्टर पर यूएस और भारत के बीच में इस ट्रेड डील का कैसा असर पड़ेगा और क्या इसका फायदा मिल सकता है भारत को खास तौर पर, इसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी सर। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ बाकी जी। जो है गेस्टों को सुनने के बाद। जी। पहली बात तो ये मैं बता रहा हूँ कि दोनों जो ये सोशल मीडिया पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो लिखा है उसका थोड़ा फर्क समझने की जरूरत है। मोदी जी ने जो बात करी है उसमें कहीं पे भी ट्रेड डील का बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बिल्कुल। टैरिफ की बात करी है। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ट्रेड डील बोल रहे हैं लेकिन मोदी जी उनको जो है ट्रेड डील नहीं बोल रहे, टैरिफ की बात कर रहे हैं। टैरिफ की, जी। नंबर दूसरा जो मेन मुद्दा है रशियन ऑयल का, कल मेरा ख्याल जो है हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उससे जब सवाल पूछा गया कि क्या भारत अब जो है वेनेजुएला से ऑयल लेगा और रशिया से नहीं लेगा, तो उन्होंने साफ जाहिर किया कि इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तो ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 2 दिन से शोर मचा रहे हैं कि वेनेजुएला से ऑयल जो है भारत खरीदेगा और रशिया से नहीं खरीदेगा, मेरा ख्याल ये जो सिर्फ भूमिका बना रहे हैं। अभी तक भारत ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है। तीसरा जो है क्या वेनेजुएला अब भारत के वेनेजुएला जो है अमेरिका की कॉलोनी बन चुकी है, जो अमेरिका डिसाइड करेगा कि भारत कहां से तेल लेगा, रशिया से लेगा, वेनेजुएला से लेगा। उसके बाद वो बात करें एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का भारत जो है कभी भी ट्रेड डील में कभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है नहीं आने देगा, ये हमको समझना चाहिए। और फिर जैसे कि एडिटर साहब बोल रहे थे, एडिटर चीफ साहब, कि 500 बिलियन, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहां से फिगर आती है, कौन इनको बताता है या इनको खुद करता है? तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे एडिटर चीफ साहब ने कहा, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूं। अभी ये जो इनिशियल रिएक्शंस है इनको थोड़ा हमको और समझने की जरूरत है, उसके बाद हमको अपना रिस्पॉन्स देना चाहिए। उसके बाद ये जो पेमेंट मेथड क्या होगा, तो इन चीजों पे करना। अब आपका जो सवाल आता है कि किन किन सेक्टर्स में फर्क पड़ेगा, जैसे हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट के फाइनेंस है प्रोफेसर साहब ने बताया है कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि भारत से वहां पे जाती थी, उसका जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हाँ, हमारे जो ऐसे जेम है, डायमंड्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉलिशिंग का काम जो वर्ल्ड में होता है वो इंडिया में होता है, तो उनके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। हमारी टेक्सटाइल जो है, जिनकी वजह से बांग्लादेश और वियतनाम जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में थे, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनकी खत्म हो जाएगी और हमारी जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी उनके गुड्स के मुताबिक। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जब तक ये पूरा नहीं होता, हाँ अगर ये डील हो जाती है और वाकई जो है 50% से घट के 18% हो जाती है, तो भारत के गुड्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी और भारत की जो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट करती थी उनको भी बहुत फायदा होगा। और आप देखेंगे इसका जो है नतीजा आपको शेयर मार्केट से पता चल जाएगा कि किस तरीके से शेयर मार्केट में उछाल आएगा। सुरभि जी, ठीक है सर। और वाकई हमने ये देखा भी सर कि जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ को लेकर के धन्यवाद किया, तो शेयर बाजार में उछाल आया भी। चाहे वो निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, बेहतरीन शुरुआत हुई है। और ये एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि आने वाला समय थोड़ा सा बेहतर हो सकता है अगर इस तरीके से टैरिफ थोड़ा और कम हो जाता है। तो सर मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी भी लगातार जुड़े हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर हैं आप। अमन सर, सवाल यह भी बनता है कि आखिर ट्रंप की ओर से खुद ही ये कह दिया जाता है कि डॉलर 500 अरब से ज्यादा के सामान और ऊर्जा खरीदने का फैसला किया गया है, इस पर भी सहमति जताई गई है। रूसी तेल ना खरीदने को लेकर के सहमति जताई गई है। भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ 0 करने पर भी सहमति जता दी गई है। लेकिन अभी तक इस तरीके का स्टेटमेंट भारत की ओर से तो देख नहीं रहे, तो ये जल्दबाजी ट्रंप खुद कैसे कर सकते हैं?
देखिए जी, पहली बात तो वो प्रेसिडेंशियल इकोनॉमी है। वो जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही वो हैं, और उनकी बात के अंदर तवज्जो है। जहाँ तक ट्रेड की बात है, हम ये क्यों सोचें कि ट्रेड नहीं की जा सकती। जितना मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ उतनी फिक्स तो नहीं है कि कल मैं उससे ज़्यादा बढ़ के ट्रेड नहीं कर सकता। ये तो एक उनकी इंडिकेशन है, एक इच्छा है कि हम इतना ट्रेड करना चाहते हैं, हम इतना बढ़ाना चाहते हैं। अपनी वो बात टेबल पे रख रहे हैं, पब्लिक के थ्रू रख रहे हैं, पब्लिक डोमेन के थ्रू रख रहे हैं। अब ये भारत को देखना है इसके अंदर कि हम कितना उसमें लेना चाहेंगे, कितना नहीं लेना चाहेंगे, और क्या क्या लेना चाहेंगे। अगर कोई हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, 500 बिलियन का करना चाहता है, हम तो चाहेंगे कि 1 ट्रिलियन का हो। क्यों ना हो। हर एक गांव में एक जना जो इंसान है, एंटरप्रेन्योर है, वो ट्रेड करे, पैसा कमाए, खेती करने वाला पैसा कमाए। क्यों नहीं कमाए। अगर वो करने को तैयार हैं, और हमें ये समझना जरूरी है, यूरोप और अमेरिका दोनों जगहों पे जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन एंगेज है, वो 1% से 3% के बीच में है। किसी देश में तो कई जगह 0.5% ही सिर्फ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। तो जो फूड सिक्योरिटी है यूरोप का और अमेरिका का, बहुत पुअर मैनेजमेंट है उसका। वो टोटली इंटरनेशनल फूड बास्केट के ऊपर डिपेंडेंट है कि बाहर से कहाँ से खाद्य पदार्थ आ रहे हैं। तो इसलिए कोई भी देश इस समय, चाहे यूरोप का कोई देश हो, चाहे अमेरिका का, कनाडा हो, अमेरिका हो, नीचे तो फिर भी पैदावार हो रही है। अमेरिका और कनाडा स्पेसिफिकली, वहां पे पैदावार बहुत कम है। लोग भी जो पैदावार करते हैं वो भी कम है। इस वजह से अगर वो करना चाहते हैं तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि क्वेश्चन। और हम ये सोचें कि आज हम अगर 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं या 10 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, कल भी हम 10 ट्रिलियन डॉलर का ही करते रहेंगे। क्यों करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो योग्यता है वो बढ़ रही है, हम उसको बढ़ा के दुगना करें, 3 गुना करें। और अगर अमेरिका चाहता है तो ये तो कहीं नहीं कह रहा कि वो आप दूसरे के साथ ट्रेड मत करिए। वो ये नहीं कह रहा कि वेनेजुएला के साथ ट्रेड मत करिए, या आप यूक्रेन के साथ ट्रेड मत करिए, या कनाडा के साथ ट्रेड मत करिए। वो कह रहा है जी मेरा ट्रेड इतना होगा। बहुत अच्छी बात है, हम करने को तैयार है। कौन मना करेगा उस चीज को। चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, एग्रीकल्चर में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में हो, सेमीकंडक्टर्स में हो, सभी चीजों में उनका निवेश और ट्रेड वेलकम है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ संजीत सिरोही जी बने हुए हैं। अब संजीत सर, अभी हम जैसे चर्चा कर रहे थे इस मामले को लेकर के, और आपने भी ये बात कही और हमें बताया भी कि किस तरीके से ट्रेड डील और टैरिफ का धन्यवाद करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन वाली स्थिति जो पैदा की जा रही है, ऐसे में ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अगर ट्रेड डील को लेकर भी संभावनाएं क्या बनती हैं, जिस तरीके की बातें ट्रंप की ओर से कही गई हैं। देखिए सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेड डील तब होती है जब जो बातें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं उसमें भारत सरकार एग्री करती है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो उन्होंने कहा है कि जी मैं 18%, ये उनकी तरफ से क्या है, क्या भारत के जो प्रोडक्ट्स है, भारत क्या उनको 0% करेगा, ये अमेरिका से जो प्रोडक्ट्स हैं क्या उनको 0% करेगा, ये भारत के ऊपर निर्भर करता है, तभी ट्रेड डील होगी। हाँ। नंबर दूसरा, उनका ये कहना है कि जो 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगी थी कि रशिया से ऑयल खरीदने के लिए, क्या भारत सरकार रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगी? मुझे नहीं लगता बंद कर देगी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसका जो पूरा जो मुद्दा बरकरार है, जो फाउंडेशन है, वो इसके ऊपर है कि हम अपने देश की, जहां पे अपने देश के हित में हम काम करेंगे। अगर हमको रशिया ऑयल सस्ता देता है वेनेजुएला से या और किसी देश से, तो हम रशिया से खरीदेंगे, ना कि अमेरिका डिक्टेट करेगा हमारे ऊपर कि आप जो रशिया से ऑयल नहीं खरीदे। क्योंकि आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट की है उन्होंने, उसमें कई चीजें ऐसी है जो कि क्वेश्चन मार्क रेज करती है। अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि 500 बिलियन डॉलर क्यों नहीं हो सकता। मैं कहता हूं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी चेक भी कोई होता कि आज क्या है और डोनाल्ड ट्रंप साहब का 3 साल का या आगे का जो टेन्योर है उसमें हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। 100 गुना तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो इसलिए वेनेजुएला के ऑयल हम लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी हमको डिसाइड करना है। नंबर तीसरी बात है, वो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का भारत सरकार कभी नहीं मानेगी, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर भारत सरकार मानती है तो जो भारत का किसान है उसको नुकसान होगा, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है किसानों के खिलाफ नहीं जा सकती। ये मोदी साहब को भी पता। मोदी साहब ने खुद आज से 1 साल पहले ये कहा था कि मुझे पता है कि इन टैरिफ की वजह से मेरे को नुकसान होगा पर्सनल लेवल पे भी, तो मैं उस नुकसान को उठाने के लिए तैयार हूं।
तो अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लाउड थिंकिंग की है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया है। हाँ। जब तक हम इसको जो है अच्छी तरीके से, जब तक ये ट्रेड डील हुई नहीं है, किस मिनिस्टर ने किसने जाके साइन किया है? पीयूष गोयल साहब ने तो नहीं कहा कि हमने ट्रेड डील करी है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि जी ट्रेड डील होगी, और मोदी साहब ने उनका थैंक यू बोल दिया। एक औपचारिकता है दोनों लीडरों के बीच में, वो उन्होंने एक दूसरे के उसके जाहिर किए। लेकिन मैं ये मानता हूं ट्रेड डील जब होगी वो हमारी शर्तों पे होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की शर्त पे होती तो ट्रेड डील कब की हो जाती। तो इसमें 2-3 मुद्दे हैं। एग्रीकल्चर एक मेन मुद्दा है, नंबर दूसरा रशियन ऑयल के मुद्दा है। ये चीजें जब तक सॉर्ट आउट नहीं होती तो हम इसको ट्रेड डील अभी नहीं मान सकते। अभी सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेशर में है। प्रेशर क्यों है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वो चाइना के साथ डील करके आते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं स्टेमर साहब, वो चाइना के साथ डील करके आते हैं। यूरोपियन यूनियन आती है, वो भारत के साथ डील करके चली जाती है 28-29 कंट्रीज की। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसलिए उस प्रेशर को कम करने के लिए, और आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी अमेरिका में गिरती जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को खतरा लग रहा है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, भारत के संबंध में उनके ऊपर काफी प्रेशर था, उन्होंने ये किया है उस पे ट्रुथ पे। और उसके बाद मोदी साहब ने एक अच्छे जेंटलमैन होने के नाते उन्होंने उनका धन्यवाद दिया 140 करोड़ लोगों की तरफ से, और इसको जो है वेलकम किया है। अभी सिर्फ यहीं तक है, आगे ट्रेड डील कब होगी, कब कितने टाइम में होगी, किन किन शर्तों पे होगी, वो सुरभि जी अभी देखा जाए। ठीक है। अब मैं इससे पहले कि मैं सुधाकर जी के पास जाऊं, और सुधाकर जी क्या हमारे साथ है? पीसीआर प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा। और अब मैं तब तक राणा सर आपके पास आ रही हूं। सर, एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या ये इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप का इरादा अचानक से बदल गया, उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया कि जो 50% की टैरिफ लगाने की वो जो बात करते थे 25% से घटा करके उसे 18% पे ला दिया। और इसके पीछे की एक मुख्य वजह यह भी बताई जा रही है, दालों और फलियों पर जो आयात हो रहा था अब तक, भारत सरकार जो अमेरिका से कर रही थी, उसमें लगभग 30% का शुल्क लागू कर दिया गया था। यह टैरिफ जब भारत की ओर से बढ़ाया गया, क्या एक वजह हम ये भी मान सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 50% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लगाया है, हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा बाजार अमेरिका रहा है। हमारे यहाँ का कारोबारियों की एक बड़ी जमात है जो अमेरिका के साथ ट्रेड करती है। और अमेरिका की जो बड़ी ताकत है ये कि वो बहुत दुनिया के तमाम देशों के साथ बड़े स्केल पर वो ट्रेड करता रहता है। भारत के बाजार को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के कारोबारियों को अमेरिका के साथ जो व्यापारिक संबंध है खराब होने और 50% टैरिफ के कारण बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका का बाजार खुलता है तो भारत की सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए यूरोप के साथ एक डील कर ली, और वो डील वाकई बहुत बेहतर है। एक नया बाजार हमने अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए ढूंढा, खोला, और अपनी शर्तों पर अपने हितों का ध्यान रखते हुए। 140 करोड़ का देश है, इतना बड़ा बाजार अगर अमेरिका गंवा देता है और एक राष्ट्रपति की जिद की वजह से, तो वहां के कारोबारियों और वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो दबाव है वह उनके ऊपर साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा, और महसूस करते रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारत के साथ व्यापार चले और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर हों, इसकी खातिर ट्रंप आगे बढ़े हैं। अब वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारे मेहमान कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं उनसे किसी भी बात की तरफ भारत की तरफ से कोई इशारा नहीं है, न प्रधानमंत्री ने सरकार के किसी दूसरे हलके से। हम 500 अरब डॉलर का आपका इंपोर्ट कर लेंगे, नहीं हो सकता है। हम एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट को हम हर कीमत पर बचा करके रखेंगे। और अगर हमको यही करना होता तो फिर हम आपके साथ वो टकराव क्यों मोलते हैं? हम आपके 50% टैरिफ को लेकर के चल रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में अपने लिए बाजार ढूंढ रहे हैं, अपना व्यापारिक नुकसान कहीं और से भर करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके आगे हमको झुकना होता तो हम तो 5-7 महीने पहले कर गए होते, ऐसा नहीं है।
तो हमारे जो मेहमान कह रहे हैं, हम जो अमेरिका से इंपोर्ट करते रहे हैं, हमने बहुत अड़ंगा नहीं डाला है। जी। अगर आप जाएंगे तो हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से अमेरिकी सामान के आयात को लेकर के बहुत अड़ंगा नहीं डाला। हमने कहीं खुरपेची नहीं की है। हमने एक जिम्मेदार जवाबदेह पार्टनर के तौर पर अमेरिकी सामानों को अपने यहाँ मंगाया और कानून के भीतर कोई ऐसी अड़चन पैदा नहीं की जिससे अमेरिका के कारोबारियों को और वहां से होने वाले एक्सपोर्ट को कोई धक्का पहुंचे। ये बात अमेरिका को सोचनी थी कि हम एक नया बाजार ढूंढ रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर रहे हैं, हम 140 करोड़ का एक बड़ा मुल्क है, हमारा बहुत बड़ा बाजार है, हमारी अपनी ताकत है। आपको सोचना है, आपको समझना है। जब अमेरिका के लिए आपको सोचना है, आपको समझना वाली बात आती है और हम कहते हैं कि हमने अमेरिकी शर्तों पर समझौता कर लिया है, ये दोनों बातें मेल नहीं खाती हैं। ठीक है सर, ठीक है। जाहिर है कि हिंदुस्तान ने अपने इंटरेस्ट को सॉल्व करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए हाँ। बात की होगी, समझौता किया होगा। ठीक है। अब सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर सर, मैं अब आपके पास ही आ रही हूँ। सर, अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं। ये क्लैरिटी सिर्फ तब पॉसिबल है जबकि भारत की तरफ से अपना पूरा स्टैंड क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में सिर्फ टैरिफ का जिक्र किया है। डोनाल्ड ट्रंप जब पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर तो वो कई और दावे कर देते हैं। ये क्लेम किस आधार पर किया जा रहा है? वो किस तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो? सर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरा जो नजरिया है वो थोड़ा सा अलग किस्म के है, क्योंकि हमारा डिस्कशन जो चल रहा है पैनल में, जी। ये हम उसी चीज को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। इट्स ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये विदाउट डाउट, ये इट इज अ क्लियर केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। हिंदुस्तान झुका नहीं है, अमेरिका झुका है। इस पे कोई डिस्कशन, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है, मैं एक ध्यान सबके, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर 1.0 में इन्होंने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, शायद हम भूल गए होंगे। और उन्होंने ये कहा था कि 31 दिसंबर 2021 तक, जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, अमेरिका, क्योंकि वो ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा था, तो चाइना के ऊपर उन्होंने जोर जबरदस्ती ये लिखवाया था, ये जी से साइन हुआ है जिनपिंग से, कि 200 बिलियन ओवर एंड अबव जो ट्रेड होता है, उससे $200 बिलियन ज्यादा ये सामान खरीदेंगे यूएसए से। क्या चाइना ने एक आइटम खरीदा था? नहीं खरीदा था। इसका मतलब ये कहना चाहता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहता है, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ करता और कुछ है, खुद को ही नहीं पता है किस दिशा में जा रहे हैं। यूएस का जो ओरिएंटेशन है, सॉरी मैम, विदाउट मीनिंग एनी ऑफेंस, मैम बैठे हैं, शी इज अ वेरी सीनियर पॉलिटिकल लीडर। मैं ये कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का बात को इतना हल्का भी नहीं लेना चाहिए और इतना गंभीरता भी से नहीं लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि 50% की जगह अभी 18% हुआ है। और साथ ही मैं भी रिमाइंड करना चाह रहा हूं, ये कुछ दिन पहले हिंदुस्तान ने जो यूएसए के खिलाफ जो टैरिफ इंपोज किया 30% उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, ये भी भूलिएगा मत। सो हिंदुस्तान जो भी कुछ एक्शन ले रहा है, वी आर टेकिंग एक्शन ऑन आवर टर्म्स, इट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। डिस्कशन यहाँ पे है कि आज के दिन में विश्व में जो डॉट्स को हम ज्वाइन करते हैं, जब ज्वाइन करने के बाद अभी जियोपॉलिटिकल चर्न के तहत ये चंद एक चीजें, टैरिफ वॉर जो हो रहा है, इसको एक नकारात्मक रूप लेके ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो दिखाना चाहते हैं ही इज द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ एवरीवन। वो विश्व में कोई अगर भगवान है, यही है, वो जो कहेंगे वही उनका मान के चलेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक जीत है। मैं तो कह रहा हूं पूरा विश्व को सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान के साथ जो खेल खेला है, इसको हम झुक के नहीं लिए हैं, बल्कि छाती चौड़ा करके हम जीते हैं। और इसको हम देखेंगे हिंदुस्तान के फेवर में कैसे वो जीरो टैरिफ हो सकता है, द वंस प्रोडक्ट विच आर एक्चुअली कन्वीनियंट एंड फेवरेबल टू आवर नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएस। अभी तेल के बारे में आइए, वेनेजुएला का ऑयल और रशिया के ऑयल के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक हार्ड वेराइटी, हाई एसिडिटी, और ये विस्कोसिटी इसका हाई है, सल्फर कंटेंट इज वेरी हाई। और हिंदुस्तान चंद एक देशों में, हर देश में नहीं है उसका रिफाइनिंग कैपेबिलिटी। एक हिंदुस्तान के पास हमारा रिलायंस वाला रिफाइनरी है जामनगर में, एक चाइना के पास 2-4 रिफाइनरी है, इसी तरह एक आधा और देश है जहां पे इसको रिफाइन किया जा सकता है। वेनेजुएला से हिंदुस्तान पहले ऑयल लिया करता था,
लेकिन ये इनकी सैंक्शन की वजह से वहां पे बंद किया गया है। और इसको जब हम रिकनेक्ट कर रहे हैं, हमारे सप्लाई चेन री इंटीग्रेट हो रहा है, इसमें कोई ज्यादा कोई बदलाव नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं ये मिटिगेट हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। रशिया के साथ जो तेल खरीदना नहीं खरीदना है, मेरा समझ ये है कि जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज रिलेशनशिप के एग्रीमेंट साइन हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 को, इसको आप यू टर्न नहीं कर सकते हैं, नाकारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एवरग्रीन फ्रेंड है रशिया। चाहे कम हो सकता है परसेंटेज, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को तेल खरीदते रहना चाहिए, गैस लेते रहना चाहिए रशिया से, ताकि हमारा रिलेशनशिप का कुछ बढ़ोतरी हो सकता है और आगे की तरह हम इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यूएसए एज ए कंट्री इज मोस्ट अनरिलायबल, मोस्ट अनडिपेंडेबल। We should not commit our resources and also future agreement with this country. We should be mindful of the fact our Donald Trump है, मिड टर्म इलेक्शन में ये रहेगा ये नहीं हमें नहीं पता है। उनका 18% लागू रहेगा या 18 की जगह वो 58% कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। He is a man who lacks credibility. He is a leader, global leader, who is to go that extra mile to establish his credentials and credibility. Only then Hindustan can come out in open. इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उन्होंने सोशल मीडिया में लिखे हैं, बिल्कुल सोच समझ के वर्डिंग्स और उसका एक्सप्रेशन पूरा हिंदुस्तान के हित के लिए लिखा गया है। ये मेरा विचार है, हो सकता है कि मैं कुछ मेरे तरफ से कमी रह सकता है। बैक टू यू सुरभि। ठीक है सुधाकर जी, लौट रही हूं मैं आपके पास। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ रिपब्लिकन लीडर वॉशिंगटन डीसी से जुड़ी हुई हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मैम सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से टैरिफ में कटौती अमेरिका की ओर से की गई, ट्रंप ने ये ऐलान किया और ये कहा कि 18% अब टैरिफ हम भारत पर लगाएंगे 25% से घटा करके, लेकिन मैम क्या ये सवाल ऐसे में आता है कि घरेलू राजनीति और चुनावी दबाव से जुड़ा हुआ ये स्टेप कहा जा सकता है? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूंगी। उन्होंने तारीफ को पहले तो मैं ये कहूंगी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई अप्रिशिएट इट। नमस्ते, जय हिंद। पहले मैं ये कहना चाहूंगी, इनके जो ट्वीट आया है इट्स वेरी कंसर्निंग फॉर मी। मेरे लिए ये पॉजिटिव नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ दो तीन चीज़। यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे थे कि रशिया का वॉर एंड करने के लिए वेनेजुएला से खरीदेंगे। इंडिया ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि दैट इज करेक्ट। बट अगर आज रशिया आपकी दोस्त नहीं होता 1971 में, इंडिया कहाँ रहता? इंडिया की एक प्रॉब्लम ये है, सॉरी टू से दैट, बट आप उल्टा नहीं लेना इसका, बिकॉज मेरा जो ओपिनियन आने वाला है डिफरेंट होगा सारे आपके पैनलिस्ट से। इंडिया की जो सिचुएशन है वो हमेशा न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपने दोस्तों के साथ भी खड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है ना, आज उन्होंने ऐसे बोल दिया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स खुद यूरेनियम खरीदते हैं रशिया से, और लिटरली वेव करके अपने लॉ चेंज करके वो 2028 तक खरीदेंगे। वो उनका वो नहीं फंड कर रहे रशिया यूक्रेन वॉर, और वो लोग जो एसेट सीज करके उससे इंटरेस्ट निकाल के वो लिटरली यूक्रेन में भेज रहे, वो ही इज नॉट फंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर। सो ये जो हिपोक्रेसी है इसके बारे में भी कभी बात करना जरूरी बहुत है। लेकिन अभी यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे हो चुका है कि इंडिया विल बाय $500 बिलियन। कहाँ से आप खरीद लेंगे? और ये कहाँ से नरेंद्र मोदी ने दिस इज एक्चुअली कंफर्म्ड और व्हाट? नो। सो कुछ दिन पहले हमने सुना है हावर्ड लुटनिक, सो कॉल्ड, मैं उसको लुटलिक नट बोलती हूँ, वो जाके बोलते हैं कि मोदी ने कॉल नहीं किया, ट्रेड डील नहीं हुआ। ये इसमें इट वाज नॉट इवन क्लियर वेदर ट्रम्प कॉल्ड और मोदी कॉल्ड। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट एज ऑफ इफेक्टिव इमीडिएटली हमने एक डील किया है। तो मेरा ख्याल से कौन किसको फोन किया है? तो अगर ऑपोजिशन कॉल कर रहा है और उसको मुद्दा उठा रहा है, इट्स देयर राइट। इफ यू आर अ डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन शुड बी देयर एंड दे शुड बी क्वेश्चनिंग आल्सो। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को भी क्वेश्चन है कौन कॉल किया, क्योंकि आई एम एन इंडियन अमेरिकन माई सेल्फ। अब यहाँ पे दो तीन चीज मैं आपके पास लौट रही हूँ। राणा यशवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ और एडिटर इन चीफ है न्यूज इंडिया के, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर
पूर्णिमा जी का अपना पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है। मुझे लगता है कि आप अपने प्रेसिडेंट को ठीक से जानती हैं। आपके प्रेसिडेंट कब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आप सब समझती हैं। अगर वो अधिकारियों के साथ बैठ करके और फिर खिड़की के किनारे जा करके कुछ देखने लगते हैं और उनको उसमें मजा आने लगता है, ये बात अलग है। एक देश के राष्ट्रपति के बारे में वो क्या कहते हैं, यह भी आप जानती हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट को लेकर के बचाना क्या कह देते हैं, यह भी आपने देखा होगा। आपके प्रेसिडेंट को लेकर के दुनिया कितनी सीरियस रहती है, उनके बयान को कितनी गंभीरता से लेती है, आपको इस बात का अंदाजा है। दूसरी बात यह है कि आप अगर पाकिस्तान को पुचकारती हैं, उसके साथ रहती हैं, बांग्लादेश के भीतर जो हालात हैं उसमें आपकी बड़ी भूमिका है, तो भारत आपके साथ गलबहियां डाल करके चले और आपके साथ रिश्ते बेहतर है। हम एहतियात क्यों नहीं बरतेंगे? हम अपने आप को आपसे फासले पर क्यों नहीं रखेंगे? हमारा जो अपना इंटरेस्ट है उसको हम ध्यान क्यों नहीं रखेंगे, उसको सर्व क्यों नहीं करना चाहेंगे? और एक बड़ा इतिहास है, आप तो भी इतिहास का, आप लिंडन जॉनसन से लेकर निक्सन तक, बिल क्लिंटन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक, आप लोगों ने हिंदुस्तान के लिए, मैं अमेरिकी सरकार की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए कब भला किया है? और हिंदुस्तान ने कब अपने हाथ नहीं जलाए हैं अमेरिका के साथ आ करके? हम आपके साथ ऐसे कैसे रह सकते हैं? आपके ट्रंप साहब ने कह दिया कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये उनके कहने का तरीका है, वो तो कुछ भी कह देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के पूरे ट्वीट को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद अंदाजा लगाइए कि वो कितना गंभीर ट्वीट है। एक बड़े देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से अपने आप को रखता है, और आपके देश के राष्ट्रपति, डील हुई है दो देशों के बीच में, दो बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, क्या डिप्लोमेसी में डायलॉग, डील्स, डिक्लेरेशन ऐसे होते हैं? क्या दोनों देशों के बीच में बैठ करके डील्स नहीं होती हैं, डिक्लेरेशन नहीं होते हैं? आपका प्रेसिडेंट कुछ भी कहीं बैठ के कुछ भी कह देगा कि डील हो गई और $500 बिलियन इंडिया मंगाएगा, 0% टैरिफ इंडिया रखेगा। अरे क्या मजाक है ये? आपको ना सिर्फ अपने देश का पता है, आप तो अपने देश की फजीयत करा ही रहे हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहा हूं। आप जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जो डिग्निटी है, उसको उसकी भी ऐसी तैसी कर रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। I agree with you, and then this is exactly what I'm saying. And मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉशियस रहना है। अगर मुझे एडवाइस करना है किसी और कंट्री को, लिटरली एवरी कंट्री अभी जो सिचुएशन में पड़ चुके हैं, कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, साउथ कोरिया में सुधाकर जी, अमेरिका आ रही के हूँ आपके 80 पास। पूर्णिमा bases है। मैम अपनी बात रख ले जी। साउथ कोरिया में 80 बेसिस है यूनाइटेड स्टेट्स की, जापान में 130 बेसिस है। साउथ कोरिया के ऊपर अभी 25% लगा दिया। मुझे आप बताइए, आपके कंट्री में अगर 80 यूएस बेसिस है, उसमें 25% तारीफ लगाने का क्या मतलब बनता है? तो ये जो है उन्होंने यूज किया है, इकोनॉमी वेपनाइज किया है तारीफ को। एंड मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इंडिया यूएस डील तो होना ही था, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के अभी बेसिकली हुआ क्या है, धमका के, डरा के, फिर आके बोल रहे कि नहीं नहीं 500% नहीं, 50% नहीं, अभी 18%। भी इसका क्या मतलब बनता है भाई? तुम आज ये बहुत बड़ा दोस्त बता दिया, कल सवेरे उनको याद भी रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। इंडिया गेट का पोस्ट डाल के बोल रहे हैं आवर्स विल बी ग्रेटर। कौन कौन उनके साथ कंपटीशन में है? इंडिया की मोदी तो नहीं है। लेकिन ये इसको आप डिप्लोमेसी कैसे कहोगे? दिस इज नॉट अ डिप्लोमेसी, दिस इज गन। इसको डिप्लोमेसी कह ही नहीं सकते हो। दिस इज लिटरली गन एट योर हेड। तो मैम ये आप अपनी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है ना, क्योंकि अब आप ही के पार्टी से जुड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि उनके डिसीजन को लेकर के अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। पहले क्लियरेंस तो उनको चाहिए। नहीं मैडम, आई एम वन ऑफ दोस पर्संस इज एक्चुअली सेंट्रिस्ट है। हम रिपब्लिकन पार्टी का है, इसका मतलब नहीं है मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। और आपके चैनल में भी काफी बार मैंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन यही चीज मैंने आपका मोदी जी का नहीं देखा कभी। कोई आपके बोल के सुधाकर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, तो एक बार सुधाकर जी का भी रुक कर लो। सुधाकर जी जल्दी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि समय का अभाव है सर। हाँ, मैं क्विक पॉइंट्स, जो चीफ एडिटर साहब ने, यशवंत साहब ने बिल्कुल सही बताया, बहुत मजा आया सुनने में। पूर्णिमा मैडम की तो बात हम सुनते रहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हिंदुस्तान को वही चीज़ करना चाहिए, और जो हो रहा है अभी ये हिंदुस्तान के हित के लिए, नंबर एक। नंबर दो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये जो पैटर्न है, कुछ भरोसा इसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। यूएसए हैज बिकम लाइक, जब हम चाइना से डरते थे पहले, हमें तो लग रहा है कि चाइना से ज्यादा यूएसए से डरना चाहिए। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूं कि यूएसए आज अगर डरा हुआ है, अगर डलडला हो रखा है, तो एक कारण की वजह से डॉलर एट द पीक पीरियड ऑफ डॉलर एज ए रिजर्व, इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी,
कल की मीडिया में आया था 71%, दैट्स रॉन्ग, इट वाज 86%। 86% से पैंडेमिक के दौरान ये 54% हो गया था एज ए रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है। और इकोनॉमिस्ट जो एक्सपर्ट है, आई एम श्योर द प्रोफेसर विल बेयर मी आउट, ही इज द लास्ट मैन टू हैव अ लास्ट से ऑन द सब्जेक्ट। जिस तरह ये रिजर्व करेंसी का वैल्यू 50% से नीचे हो जाता है, आप मान के चलिए ये इरिवर्सिबल एक माइलस्टोन या फेनोमेना हो जाएगा। सुपर पावर को जो हम कह रहे हैं डिक्लाइनिंग पावर, वो डिक्लाइनिंग नहीं होगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। डर यहाँ पे ठीक है है। 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट चल रहा है, 128 to 130% डेट टू जीडीपी रेशियो, और उनका सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा 4 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन की कमी इधर और 1 ट्रिलियन उधर चाहिए उनको इंटरेस्ट सर्विसिंग के लिए हर साल। तो 3 ट्रिलियन कहां से लाएंगे, कितना ठीक है छापेंगे सर, वो? ठीक है मेन सर। अभी प्रॉब्लम कई यहाँ सारे पे है। सवाल है सर, क्योंकि अभी हमारे पास समय बिल्कुल भी अब नहीं है, इसलिए माफी के साथ मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ रहा है। और बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राणा यशवंत सिंह, यूएन एडिटर इन चीफ न्यूज इंडिया के जुड़े, साथ ही हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जेईजी, सीनियर जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े। पूर्णिमा नाथ जी, रिपब्लिकन लीडर वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ी, और रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से जुड़े हुए थे। एम्बेसडर महेश सचदेव जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो प्रश्नकाल में हमने ये जानने और समझने की कोशिश की कि भारत पर जो टैरिफ कट ऑफ किया गया है, इसका फायदा क्या कुछ हो सकता है। और जो स्टेटमेंट्स दो तरीके के दिए गए, एक ट्रंप का स्टेटमेंट है और एक धन्यवाद जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है, इसको लेकर के अभी भी क्लैरिटी की जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो कई लोगों को नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद सिर्फ टैरिफ के लिए किया है, ना कि ट्रेड डील के लिए, लेकिन ट्रंप के पोस्ट में ट्रेड डील का भी जिक्र किया गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा भी और इंतजार करना होगा कि समय के साथ में पहले ये क्लियरेंस मिल जाए, ये क्लैरिटी आ जाए, और उसके बाद से कई सारे सवालों के जवाब भी तलाशे जाएंगे। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।